हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन साइंस के लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए थॉमस यंग, बी ग्रेमाल्डी, सी हाइगेंस, डी प्लांक। तो इसका आंसर है ए नंबर। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ग्रेमाल्डी की बात करें, ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने दिया था। जबकि हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग का सिद्धांत और व्यतिकरण का सिद्धांत तो है ही। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, फोटॉन के रूप में पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। जबकि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर व्याख्या की है, आइंस्टीन ने उसे कण मानकर व्याख्या की है। तो इसे याद रखिएगा। प्लांक की बात करते हैं तो इन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो फिर से सुन लीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत यंग ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने दिया था। और प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत प्लांक ने दिया था। जबकि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसकी की थी? प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या की थी। सीवी रमन की बात करें, भारत में आए तो इन्होंने प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था, उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सीवी रमन ने प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। तो याद रखिएगा, सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, नोबेल सम्मान से रमन प्रभाव के कारण इन्हें सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, हैजे का टीका किसने बनाया या किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था? डॉक्टर रोनाल्ड रास, बी जॉन सॉल्क, सी अल्बर्ट सेवन, डी रॉबर्ट कोच। तो हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने बनाया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका बनाया था। रोनाल्ड रास की बात करें तो इन्होंने मलेरिया की चिकित्सा की खोज की थी। किस चिकित्सा की? मलेरिया चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। जबकि अल्बर्ट सेबिन की बात करें तो अल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। जबकि जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। क्या खोजा था? तो जॉन साल्क ने टीका खोजा पोलियो का। अल्बर्ट सेबिन ने पोलियो की ड्रॉप बनाई। रोनाल्ड रास मलेरिया चिकित्सा से संबंधित थे। जबकि रॉबर्ट कोच हैजे का टीका विकसित किया था। किसका? हैजे का टीका इन्होंने विकसित किया था। चेचक के टीका की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। और रॉबर्ट कोच ने ही टीबी की चिकित्सा की भी खोज की थी। किसकी? टीबी की चिकित्सा का सिद्धांत भी रॉबर्ट कोच ने दिया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो मापने की दो राशियां हैं। मापने की दो राशियां हैं मेजरमेंट की, सदिश और अदिश। तो इसमें पूछा गया है अदिश, आंश नहीं होता है, जिसमें मात्रा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी अदिश राशियां नहीं है? तो एक नहीं होगी, बाकी सारी होंगी। तो इसमें से आवेग आपका अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा सभी अदिश राशियां हैं। आप इसको उस आर्द्रता को चाबी 2 से याद कर सकते हो। उस आर्द्रता को चाबी 2 ट्रिक से याद कर सकते हैं।
आपको सारे आ जाएंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो। उस से ऊर्जा, सा से समय, आ से याद रखिएगा आयतन, दा से दा द्रव्यमान, ता से तापमान, तो इस तरह से याद रखिएगा। चा से चाल, ब से विद्युत धारा। फिर से सुनिए, उ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से तापमान, का से कार्य, चा से चाल और बी से विद्युत धारा। तो ये आप याद रखिएगा। दो से आपका दाब होता है। तो ये सारी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। सदिश राशि के लिए आप याद रख सकते हैं संवित्व, संवित्व अभाव। संवित्व अभाव से आप सदिश राशि याद रख सकते हैं। सा से संवेग, वी से विस्थापन, त्वा से त्वरण, आ से आवेग, भा से भार, बी से बल। तो ये सारी कैसी राशियां हैं? ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। तो आप याद रखिएगा सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जंतुओं के विज्ञान के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इथोलॉजी, एस्थेटिक्स, एपिग्राफी, एकॉस्टिक्स। तो इसका आंसर आपका इथोलॉजी सही है। इथोलॉजी जो है वो जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान होता है। एस्थेटिक्स की बात करें तो ये सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कहलाता है, एस्थेटिक्स। एपिग्राफी की बात करें, एपिग्राफी की बात करें तो शिलालेख संबंधी विज्ञान या ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जबकि एकॉस्टिक, ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर इथोलॉजी है। क्या है? इथोलॉजी। ये सौंदर्य शास्त्र, ये शिलालेख और ये ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सितार के तार की तरंगे होती हैं। तो तरंग की बात करें तो विक्षोभ जो होता है, डिस्टरबेंस जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। प्रमुख रूप से तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। यंत्र किसी उपकरण का बना होगा तो यानी जिसको माध्यम चाहिए तो वो यांत्रिक तरंगे होंगी, और जो बिना माध्यम के चल जाएं उन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। अब लेते हैं इस प्रश्न की बात करते हैं। तो ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सितार एक यंत्र है। आपको पता चल गया कि सितार क्या है? एक उपकरण है, और यंत्र से जो तरंगे होंगी वो यांत्रिक तरंगे होंगी। इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हो सकते, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया। अब हमें चुनना है कि ये अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है। ये तो पता चल गया कि ये यांत्रिक तरंगे हैं। तो सितार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसका कौन सा आंसर सही है? अनुप्रस्थ तरंगे सही हैं। अनुदैर्ध्य गैस में उत्पन्न की जा सकती है। किसमें उत्पन्न की जा सकती है? गैस में उत्पन्न की जा सकती है। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। फिर से सुनिए, जब माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समान अंतर में बढ़ती है तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, गैस में उत्पन्न तरंगे, ये सारी कैसे तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। सितार के तार की तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। तो मुंबई में राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र स्थित है, जबकि राष्ट्रीय एड्स संस्थान आपका पुणे में स्थित है।
राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कैंसर मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय रोग संक्रामक संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। जबकि जयपुर में आयुर्वेद संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता में स्थित है। तो फिर से सुनिए, होम्योपैथी कलकत्ता में, जयपुर में आयुर्वेद औषधि संस्थान लखनऊ में, संक्रामक रोग नई दिल्ली, कैंसर मुंबई और एड्स संस्थान पुणे में स्थित है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। कोई भी आपको डाउट हो तो इसे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। आप इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। जैसे ही 30 सेट्स होंगे आपकी साइंस में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा दावा है। आप इसके नोट्स बनाते जाइए। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऊर्जा की बात की जा रही है, तो ऊर्जा फिर करते हैं बात, एनर्जी की बात करते हैं कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऊर्जा की बात पहले करें कि एनर्जी किसे कहते हैं, फिर गतिज ऊर्जा में जाएंगे। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। वस्तु की ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, जबकि इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल है। ये एक अदिश राशि है और इसको दो भागों में बांटा गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थिति के कारण कोई किसी विशेष स्थिति के कारण किसी में ऊर्जा उत्पन्न हो तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमाने की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, दबे हुए गेंद में ऊर्जा। तो इनमें एक प्रकार की ऊर्जा लगती है एक विशेष स्थिति के कारण, इसलिए इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कौन सी होती है? जब गति के कारण आती है। कोई गति के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, जैसे पानी का बहना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसका है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। गतिमान गोली, गतिमान गोली गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। फेंका गया भाला गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। चला हुआ तीर, बहते हुए चलते हुए हथौड़े, बहते हुए पानी, बहती हुई हवा, ये सब किसके होंगे? गतिज ऊर्जा के उदाहरण होंगे। दौड़ता हुआ बालक गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। तो यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं कि समवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी। अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? ए कमी आएगी, बी बढ़ोतरी हो जाएगी, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी आधा हो जाएगा। तो आधा तो नहीं होगा, तो पहले आंसर तो यही कट हो गया। बढ़ोतरी होगी, कमी होगी या भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जंग लगने पर लोहे के भार में बढ़ोतरी हो जाती है। भूरे रंग का एक पदार्थ निर्मित होता है, फेरसोफोरिक ऑक्साइड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? फेरसोफोरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और लोहे के भार में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। भार की डिफिनेशन की बात करें, वेट किसे कहा जाता है? अगर इसकी बात करें तो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप भार प्राप्त होता है, या आकर्षण बल या
गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ही भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। भार की बात करें तो पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक ध्रुवों पर होते हैं। कहां पर होते हैं? ध्रुवों पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का काल्पनिक चित्र है, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव और ये आपके दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक भार होता है, जबकि बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा में भार सबसे कम होता है। सबसे कम भार कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा में होता है। इसे आप देख लीजिए। तो भूमध्य रेखा में भार सबसे कम, जबकि सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। कृत्रिम उपग्रहों पर रखी वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। पृथ्वी में यदि कोई वस्तु 60 किलो की है तो चंद्रमा पर वे 10 किलो की हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है, यानी 6 भाग 1/, होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा पाया जाता है? मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी लोहा, डी ऑक्सीजन। तो इसका ए आंसर सही है। मानव शरीर में सबसे अधिक धातु तत्व कैल्शियम पाया जाता है और इसकी मात्रा 2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2% पाई जाती है। जबकि मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18% पाया जाता है, लोहा 5% के लगभग पाया जाता है। लेकिन ये आपके कार्बन और ऑक्सीजन आपके तत्व नहीं है, धातु नहीं है। तो सबसे ज्यादा मानव शरीर की बात करें तो कैल्शियम पाई जाती है, 2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2%। ऑक्सीजन 65% पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व कहां से आया? तो ये द्रव्य से आया। द्रव्य कहां से आया? तो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसे दबाया जा सकता है, जिसे खींचा जा सकता है, ऐसी सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे लकड़ी, जल, वायु, दूध आदि। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस प्रमुख रूप से। जबकि रासायनिक संगठन के आधार पर भी इसके 3 तत्व हैं। 3 भागों में बांटा गया है पदार्थ को, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो इस प्रकार से द्रव्य से आया तत्व। तत्व की बात करें, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो उसे तत्व कहते हैं। तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु में। धातु, अधातु, उपधातु में तत्वों को बांटा गया है। वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे गए। इनमें से 92 तत्व आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। तो याद रखिएगा इतने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है ए हीलियम, बी सीजियम, सी क्लोरीन, डी फ्लोरीन। तो हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। न्यूनतम आयनन विभव वाला ये सर्वाधिक हो गया। न्यूनतम की बात करें तो सीजियम सर्वाधिक न्यूनतम विभव वाला तत्व है। क्लोरीन गैस की बात करें तो इससे जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। जल की शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस भी इसे कहते हैं। फूलों की रंग उड़ाने वाली गैस भी इसे कहते हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। ये अधातु है लेकिन सबसे क्रियाशील है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैग्नीशियम आतिशबाजी, बी यूरेनियम परमाणु बम, सी सिल्वर यानी चांदी इलेक्ट्रिक बल्ब, डी जिंक गैल्वेनीकरण। तो मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम
एक धातु है जिसके बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्लेलाइट, ये सब किसके अयस्क हैं? तो ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्लेलाइट, इसका उपयोग, मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब बनाने में तथा आतिशबाजी में होता है। तो ये तो सही है। उसने कहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका फ्लैश बल्बों में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते जाइएगा। मैग्नीशियम फ्लैश बल्बों में और आतिशबाजी में प्रयोग होता है। यह एक धातु है। मैग्नेसाइट और डोलोमाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं। यूरेनियम की बात करें, जो सेकंड ऑप्शन है यूरेनियम, इससे परमाणु बम बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब बात करें सिल्वर की, सिल्वर यानी चांदी की इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया इसके आने। तो सिल्वर, चांदी भी एक धातु है। इसका प्रयोग सिक्के, आभूषण बनाने, बर्तनों में चढ़ाने व सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह दांत को भरने में, दर्पण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर होगा। सिल्वर, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है, एक धातु है। इसका प्रयोग सिक्के, आभूषण बनाने, बर्तन में चढ़ाने, सिल्वर ब्रोमाइड में दांतों को भरने में, दर्पण में कलाई करने में किया जाता है, परंतु इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा। जिंक की बात करें तो ये एक यौगिक, क्या है? एक यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाएं, तो इस प्रकार से प्राप्त प्रोडक्ट आपका यौगिक कहलाता है। और निश्चित अनुपात में कोई चीज ना मिलाई जाए तो उसे मिश्रण कहा जाता है। अब आप कमेंट में ये बताइए कि जिंक किनके मिश्रण से मिलकर बनता है? ढूंढिए, नहीं पता है तो कहीं से भी लाइए, इसको आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, जरूर लिखिए, लिखने की आदत डालिए, एक दो क्वेश्चन ढूंढने की भी आदत डालिए। जिंक एक यौगिक है। इसका प्रयोग बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, मलहम बनाने में किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण भी कहते हैं, जिससे जंग से बचाव किया जाता है, जिससे जंग से बचाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सी विटामिन से कौन सी कमी से रोग होता है? सारे में सही होंगे 3, एक गलत होगा, गलत वाला चुनना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल, यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह वसा में विलय होता है और हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी प्रमुख रूप से प्राप्ति सूर्य से होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। हड्डी कमजोर यानी अस्थि रोग हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। तो ये तो सही है। जबकि उसने पूछा है कि नहीं है। नायसिन की बात करें, नायसिन यह निकोटिन होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसको निकोटिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कोबामालिन की बात करें तो यह विटामिन B12 होता है। यह B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। सांघातिक रक्ताल्पता अर्थात पायरिडॉक्सिन B6 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B6 की कमी से होता है। तो यही इसका आंसर है आपका सी। कोबालामाइन की कमी से एनीमिया होता है, जबकि संघातिक रक्ताल्पता पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 की कमी से होता है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो B2 की कमी से शारीरिक भार में कमी आ जाती है। होठ, जीवा, त्वचा में रूखापन आ जाता है। बेरी रोग हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड।
कौन सा है जिसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? निश्चेतक मुख्य रूप से संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संवेदना मतलब किसी भी चीज को जैसे महसूस करते हैं हम छूकर, वो संवेदना कम हो जाए, इसके लिए किसका प्रयोग होता है? निश्चेतक का प्रयोग होता है। प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं बेहोशी के लिए निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन सर्जरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग हो सकने वाला पदार्थ क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। प्रमुख रूप से जो हम फिल्मों में देखते हैं कि एक रुमाल लिया और तुरंत उसको किसी के मुख में रखा, गाड़ी में किडनैप किया, तो वो प्रमुख रूप से क्लोरोफॉर्म होता है। मुख पे रखने से तुरंत व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसका आप प्रयोग ना करें, केवल इसे सुने। बी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, इसका प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब बात करें कि निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1846 में 1846 में विलियम मोर्टन ने इसका प्रयोग किया था डाई एथिल ईथर के रूप में। किस रूप में? डाई एथिल ईथर के रूप में इसका प्रयोग विलियम मोर्टन ने किया था। तो इसे याद रखिएगा, कब किया? 1846 में किया। किसने किया? डाई एथिल ईथर के रूप में विलियम मोर्टन ने सबसे पहले निश्चेतक का प्रयोग किया था। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कर दिया। निश्चेतक के रूप में किसने किया था क्लोरोफॉर्म का? तो जेम्स सिम्पसन ने। विलियम मोर्टन ने किसका प्रयोग किया? डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया था। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन का भी प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही आंसर सही हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन और कोकीन का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिन्हें आनुवंशिकी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। मेंडल ने विज्ञान गणित की पढ़ाई की, दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। ये चर्च में रहते थे और वहां पर स्थित बगीचे के ही मटर के पौधे पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किया करते थे और अपने प्रयोगों को गणित के फलन द्वारा सिद्ध करते थे। परंतु उस समय उनके प्रयोगों को कोई मान्यता नहीं दी गई। प्रमुख रूप से मेंडल ने क्रोमोसोम, जीन, लक्षण, आनुवंशिकी आदि शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इसकी विधिवत जानकारी उन्होंने की थी। सन 1990 में उनके इस काम को ह्यूगो डिवरीज नामक डच वैज्ञानिक ने मान्यता दिलवाई। किसने मान्यता दिलवाई थी? तो ह्यूगो डिवरीज नामक व्यक्ति थे, डच के वैज्ञानिक थे जीव विज्ञान। उन्होंने इनके सिद्धांतों के लिए इनको मान्यता दिलवाई। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ए ड्रोसेरा, कहां पर इन्होंने किया था वंशानुगति का प्रयोग? ड्रोसेरा, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, सुगंधित मटर। तो आपने अभी पढ़ा कि वो चर्च के गार्डन में ही मटर के पौधों पर विभिन्न प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या है? गार्डन पी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में 3 बार पूछा गया, लोअर पीसीएस में भी आया है, तो इसलिए याद है। अब इसके पश्चात ये निचले आएगा, लोअर पीसीएस में आ चुका है 2 बार, तो अब ये हो सकता है वीडियो लेखपाल जैसे एग्जाम में आए। तो क्योंकि सुगंधित मटर भी होता है साथ में ऑप्शन, सेम टू सेम स्वीट पी लिखा होगा, स्वीट पी लिखकर भी आ सकता है, पी का मतलब मटर से। ड्रोसेरा की बात करें, ड्रोसेरा, सनड्यू, बटरवर्ड, तो ये आपके मांसभक्षी पौधे हैं। ड्रोसेरा, बटरवर्ड, सनड्यू, ये आपके कैसे हैं? तो ये मांसभक्षी वृक्षों की प्रजातियां हैं। ये प्रमुख रूप से नैनीताल, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को कौन सा रोग दिवस होता है? वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। अगला है, 30 जनवरी को कौन सा रोग दिवस होता है? अल्जाइमर रोग दिवस, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व एड्स दिवस।
तो ए अल्जाइमर दिवस जो रोग है इसमें लोग भूल जाते हैं, तो इसका आंसर जो है, पहले आंसर की बात करें तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व के लगभग 65% कुष्ठ रोगी भारत में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का लगभग सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगी कहाँ है, तो भारत में लगभग 65%। यह रोग जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से? तो ये जीवाणु से फैलता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से ये रोग होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO ने इसकी शुरुआत की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एड्स दिवस की बात करें, वर्ल्ड एड्स दिवस की बात करें तो इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कि भारत में पहली बार एड्स की रोगी किस राज्य में पाए थे, किस राज्य में HIV का पहली बार संक्रमण पाया गया था, तो तमिलनाडु में पहला एड्स का संक्रमण पाया गया था। एड्स की राजधानी के नाम से युगांडा को जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एड्स की राजधानी युगांडा को कहा जाता है। अल्जाइमर रोग 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अल्जाइमर रोग मनाया जाता है। हाल ही में अगर करंट की बात करें तो अल्जाइमर से संबंधित एक नई खोज हुई, नया प्रयोग हुआ है, जिससे इस बीमारी पर हम पकड़ पा सकते हैं। आप करंट की वीडियो में जाकर अल्जाइमर से संबंधित सारे तथ्य देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं मेरी करंट की वीडियो तो कमेंट पर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब